गरीब मैकेनिक मनी बाइक रिस्टोरेशन। माधव एक गरीब मैकेनिक था। उसके कंधे पर बेटी की शादी और बेटे के पढ़ाई के खर्चे का बोझ था। एक दिन माधव अपने गैराज में काम कर रहा था कि तभी श्याम नाम का आदमी बाइक लेकर लड़खड़ाते हुए आता है और कहता है, अरे सुनो भाई, इस बाइक को देखना तो जरा, चल ही नहीं रही है। दरअसल श्याम नशे में चूर था और बाइक की हालत देखकर लग रहा था कि जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया हो। बाइक की हालत देखकर माधव कहता है, अरे इसका तो रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 1-2 दिन तो लग जाएंगे इसमें। अरे हाँ, कोई बात नहीं है, मैं 2 दिन के बाद खुद आ जाऊंगा बाइक को लेने के लिए। ऐसा कहकर श्याम वहां से चला जाता है। तब माधव उस बाइक का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। 2 दिन के बाद बाइक का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है, लेकिन कोई भी तब बाइक को लेने के लिए नहीं आता। तब माधव उदास होकर कहता है, अरे वो आदमी तो 2 दिन के बाद बाइक लेने के लिए आता कहकर गया, पर अभी तक नहीं आया। बाइक तो ठीक हो गई है, बाइक ले जाता तो कम से कम पैसे तो मिल जाते थे। पता नहीं मेरी गरीबी कब दूर हो जाएगी। इस तरह से माधव सोचता रहता है कि तभी वो बाइक एकदम से मनी बाइक में बदल जाती है और वो ढेर सारे पैसे देकर वापस साधारण बन जाती है। इतने सारे पैसे देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है और सारे पैसे जमा करके वो घर चला जाता है। घर में उसकी बेटी रीमा पैसे देखकर कहती है, पिताजी इतने सारे पैसे और आपके पास कहाँ से लेकर आए पिताजी आपने इतने सारे पैसे? तब माधव उसे मनी बाइक की बात बताता है। अब माधव रोज घर में मनी बाइक से पैसे लाने लगता है, पर यह बात रीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने पिता को बाइक वापस करने की बात कहती है। तब माधव कहता है, अरे बेटा, मेरे हाथ सोने की मुर्गी लगी है और तू कहती है कि मैं उसे लौटा दूं, और वैसे भी मुझे उस आदमी का कोई अता पता नहीं मालूम बेटा। इन पैसों से तुम्हारे भाई की पढ़ाई और तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिताजी, जो चीज हमारी नहीं, भला हम उस पर अपना हक कैसे दिखा सकते हैं? ये गलत है पिताजी। पर माधव थोड़ी ना रीमा की बात सुनने वाला था। दूसरी ओर श्याम था, जिस पर सुधाकर नाम का आदमी चिल्लाते रहता है, अरे तुम नशे के हालत में वो बाइक कहाँ छोड़कर आ गए? तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। मालिक, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वैसे आपने पहले ही मुझे बता दिया होता कि बाइक कितनी महत्वपूर्ण है, तो भला मैं क्यों शराब पीता? ध्यान रखता ना। अबे बंद कर अपनी बकवास और जाकर ढूंढ कर ला मेरी बाइक, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। इस तरह से श्याम मनी बाइक को ढूंढने लगता है। माधव ने उस मनी बाइक को छुपा कर रखा था ताकि किसी की भी उस पर नजर ना पड़े। तभी श्याम बाइक ढूंढते ढूंढते वहां आता है। श्याम के बाइक के बारे में पूछने पर माधव कहता है, अरे भाई साहब, मेरे पास आप पहली बार आए हो, मुझे ऐसी किसी बाइक की कोई खबर नहीं है। ये सुनकर श्याम वहां से वापस चला जाता है, लेकिन ये झूठ उसकी बेटी रीमा सुन लेती है। वो श्याम से मिलकर बाइक के बारे में बताती है और उसे बाइक कहाँ पहुंचानी है उसका एड्रेस ले लेती है। फिर रीमा वो बाइक और उससे मिले हुए पैसे लेकर सुधाकर के घर ले जाती है। बाइक और पैसे देते हुए वो कहती है, मेरे पिताजी ने लाचार होकर ये बाइक और ये पैसे छुपा कर रखे थे। हमारी वजह से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। बेटी, तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा होता तो ये मनी बाइक कभी नहीं लौटाने आता। दरअसल ये बाइक हमारे पूर्वजों की देन है। मैं इससे मिले पैसों से गरीब लोगों की मदद करते रहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, खुश रहो। सुधाकर को रीमा की ये सच्चाई और ईमानदारी बहुत ही भाती है। सुधाकर वो सारे पैसे उसे इनाम के तौर पर दे देता है। माधव को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी बेटी रीमा पर बड़ा नाज होता है। फिर उसके बाद उन पैसों से वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। 3 जादुई वाटरमेलन। गोपाल के पास एक खेत था जहाँ पर वो तरबूजों की खेती करता था। इस साल की तरबूजों की फसल बहुत ही अच्छी निकली थी, जिस वजह से गोपाल खुशी से तरबूजों को बैलगाड़ी से बाजार बड़े व्यापारी के पास ले जाता है। वो बड़ा व्यापारी भी गोपाल के तरबूजों को अच्छा दाम देने वाला था, लेकिन तभी संतोष नाम का एक आदमी आता है और वो बीच में ही कहता है, अरे सेठ जी, इस गोपाल ने अपने तरबूजों को दवा देकर बड़ा किया है। इसके तरबूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं इसके गांव में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे सब पता है इसकी बुरी आदतों के बारे में। ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। संतोष की ये बात सुनकर गोपाल कहता है, अरे संतोष, तुम क्यों झूठ बोलकर मेरा नुकसान कर रहे हो? ऐसा करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा?
देखिए सेठ जी, आप इसकी बातें मत सुनिए, मुझ गरीब की बात पर विश्वास कीजिए। पर वो बड़ा व्यापारी भी संतोष की ही बात मान लेता है और गोपाल का माल बिल्कुल भी नहीं खरीदता। संतोष इस वजह से बहुत खुश हो जाता है। गोपाल जिस किसी बड़े व्यापारी के पास जाता, वहां जाकर संतोष गोपाल का काम खराब कर देता, जिस वजह से गोपाल नाराज होकर घर वापस चला आता है और अपनी बीवी गीता को सारी बात बताता है। तब गीता कहती है, तो क्या हुआ, उस बड़े व्यापारी ने तरबूजे नहीं खरीदे तो आप तरबूजों को रास्ते के बाजू में जाकर बेचिए। हमारे तरबूज बहुत ही अच्छे हैं, लोग यूं कहकर खरीद लेंगे। गीता की बात सुनकर गोपाल रास्ते के बाजू तरबूज बेचने लगता है। पर थोड़ी ही देर में संतोष अपने तरबूज लेकर वहां आता है। उसने तरबूजों को लाल रंग के इंजेक्शन दिए थे, जिस वजह से वो लाल लाल और बहुत ही मीठे दिख रहे थे। वो हर ग्राहक को तरबूज काट कर दिखाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग संतोष के ही तरबूज खरीदने लगते हैं। इस बार भी गोपाल बहुत उदास हो जाता है और घर जाकर गीता से कहता है, अरे गीता, फिर से वो संतोष बीच में आ गया। उसकी वजह से मैं आज एक भी तरबूज नहीं बेच पाया। ऐसा ही होता रहा तो हमारे तरबूजों की फसल बर्बाद हो जाएगी। तब गीता गोपाल को लेकर संतोष के घर जाती है और संतोष से वो कहती है, संतोष, तुम आखिर ये किस बात का बदला ले रहे हो हमसे? क्यों बार बार हमारे रास्ते का कांटा बनते जा रहे हो? अरे तुम दोनों की वजह से मैंने मेरी बच्ची खोई है। मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगा। मेले में ले जाने का नाटक किया और कुछ पैसों के लिए उसे बेच डाला। अरे संतोष, हमने तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं किया, वो तो मेले में खो गई थी। हमने भी उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। हमारा विश्वास करो संतोष, हमने कुछ नहीं किया है। दरअसल 1 साल पहले संतोष की बेटी मेले में गुम हो गई थी, जिसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका और इसके लिए संतोष गोपाल और गीता को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। गीता और गोपाल संतोष को समझाकर घर आते हैं, लेकिन बात यह थी कि इस साल अच्छी फसल होने पर भी गोपाल और गीता को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनके तरबूज तो पड़े पड़े ही सड़ रहे थे। वो बेचारे अपने सड़े हुए तरबूजों को देखते रहते हैं कि तभी 3 तरबूज वहां से बाहर लुढ़क कर आते हैं। वो दिखने में बहुत ही ताजे रहते हैं। उन्हें देखकर गोपाल कहता है, अरे सुनो गीता, इन सड़े हुए तरबूजों में ये 3 तरबूज कैसे अच्छे निकले? ये अभी तक खराब भी नहीं हुए, जरा देखो तो। गोपाल और गीता तीनों तरबूजों को बाजू करते हैं। तब उन तरबूजों में से हमें काटो ऐसा आवाज सुनकर वो दोनों चकित हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक एक तरबूज को वो काटने लगते हैं। सबसे पहले तरबूज को काटते ही वहां से सोना निकल आता है। दूसरे तरबूज को जब गीता काटती है तो वहां से पैसे निकलने लगते हैं और जैसे ही तीसरे तरबूज को वो काटते हैं तो हीरे निकलते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी वहां एक देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शराब की वजह से इन तीनों तरबूजों में फंसा हुआ था, पर आज तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं मुक्त हो गया। अब ये सोना, पैसे और हीरे सारे तुम्हारे हैं। ऐसा कहकर वो देवता वहां से गायब हो जाते हैं। गोपाल और गीता सोना और हीरे बेचकर पैसे ले आते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में बरकत हो जाती है। उस दिन वो दिवाली के जैसे घर में दिए जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब संतोष ये सब देखता है तब वो सोचता है, अरे ये गोपाल तो तरबूजों के कारण लुट गया था, लेकिन ये इतना खुश कैसे? यहाँ मैं दिन रात बेटी की याद में दुखी होता हूँ और ये खुशियां मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं। आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। संतोष गुस्से में पागल गोपाल के घर जाता है, पर तभी उसकी बेटी गोपाल के घर से बाहर आती है और पापा पापा कहकर उसे गले लग जाती है। संतोष अपनी बेटी को गले लगाकर खूब प्यार करता है और हैरान भी रहता है कि उसकी बेटी अचानक से वापस कहां से आई। दरअसल उस देवता से गोपाल ने संतोष के बेटी को वापस लाने की बात कही थी। उसी देवता ने संतोष की खोई हुई बच्ची को वापस लाया था। बेटी मिलने से संतोष का गोपाल के प्रति गुस्सा भी दूर हो जाता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बनकर खुशियां मनाते हैं। गोपाल जादुई 3 तरबूज से मिले हुए खजानों से ना खुद की ही तरक्की करता है, बल्कि गरीबों की बहुत मदद करता है।